रिटायरमेंट टेंस में क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शन में से आपको ये चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। आप उसमें टिक आउट कर लीजिए। यहां पर एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि दी सन डैश बाय डे। अब यहां पर सवाल ही होता है कि ये क्वेश्चन किस टेंस से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट कह ले या सिंपल प्रेजेंट टेंस कह ले। अब मेरे कोई विद्यार्थी जी सामने से एक सवाल ये करेंगे कि सर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि वह जाता है, ये कौन सा टेंस है? तो मैं बोलूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सर आप कैसे जान गए? तो मैं बोला कि इसके वर्ब के अंत में ता है लगा हुआ है। लेकिन सर ये जो क्वेश्चन है कि दी सन डैश बाय डे, इस क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं भी ता है ती है नजर नहीं आ रहा है। भला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है? हम इसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ ले कि हिंदी में टेंस पकड़ने का तरीका अलग होता है, इंग्लिश में टेंस पकड़ने का तरीका अलग होता है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं। तो किसी भी सत्य बात को साबित करने के लिए, किसी भी सत्य बात को साबित करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सिर्फ ये इतना कह लेना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सत्य इस संसार में दो प्रकार का होता है। एक सत्य ऐसा होता है जिसमें दुनिया के सभी लोग हाँ कहते हैं, हमारे जो पूर्वज चले गए वो भी हाँ कहते थे, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी क्या कहेगी? हाँ कहेगी। तो वैसा सत्य जिसमें दुनिया के हर व्यक्ति मतलब हाँ कहते हो, उसको हम विश्वव्यापी सत्य बोलेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलेंगे। लेकिन वैसा सत्य जिसमें कोई हाँ भी कह दे, कोई ना भी कह दे, ऐसे सत्य को हम यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बोलेंगे, यानी विश्वव्यापी सत्य नहीं बोलेंगे हम। अब जैसे कि हम आपके सामने में दो ऑप्शन रख रहा हूं, थोड़ा सा गौर करेंगे। सूरज दिन में चमकता है, इसमें दुनिया का हर आदमी हाँ बोलेगा, लेकिन उसकी बहन 7वें वर्ग में पढ़ती है, कोई हाँ भी कहेगा, कोई ना भी कहेगा। चंद्रमा रात में चमकता है, हर आदमी हाँ बोलेगा। इस समय पटना में वर्षा हो रही है, कोई हाँ भी बोलेगा, कोई ना भी बोलेगा। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, सभी आदमी हाँ बोलेंगे, लेकिन वह लड़का उस कमरे में सो रहा है, इसमें कोई हाँ भी बोलेगा, कोई ना भी बोलेगा। तो हम वैसे सत्य की बात कर रहे हैं जो विश्वव्यापी सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। वैसे सत्य को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि हम ये समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एडिशन डैश बाय डे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सवाल ही होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, लेकिन इसको करना क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ आप V1 लगाएंगे, और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगाएंगे। और फिर आगे यहाँ पर एक मैटर ये फंस गया कि भाई V1 कैसे पकड़ेंगे, V5 कैसे पकड़ेंगे। अब जैसे कि इसको हम समझ लेते हैं, एक ऑप्शन गो है और एक गोज है। हम गो को V1 बोलेंगे, गोज को V5 बोलेंगे। एक ऑप्शन मेरा प्ले है और एक प्लेज है, हम प्ले को V1 बोलेंगे, प्लेज को V5 बोलेंगे। एक क्वेश्चन है साइन और एक क्वेश्चन है साइंस, साइन को हम V1 बोलेंगे, साइंस को V5 बोलेंगे। तो कहना यहाँ पर यह है कि ये जो सन है ये सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको करना क्या है कि V5 का यूज करना है। तो यहाँ पर हम 3 ऑप्शन डाले हैं, साइंस भी है, साइन भी है, विल साइन भी है, 1, 2, 3। तो मेरे फार्मूला के अनुसार ये सन क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको V5 का यूज करना है, यानी एस या यस वाला वर्ब का यूज करना है। तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और ये जो 2 ऑप्शन आपके साइन और विल साइन है, ये ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए हम आगे की ओर देख लेते हैं। आपकी अगली क्वेश्चन है
आई डैश हिम लास्ट मंडे, आई डैश हिम लास्ट मंडे। इस पर थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पर कोई लड़का हमसे एक सामने से सवाल ये करेगा कि सर वह जाता था, ये कौन सा टेंस है? तो मैं बोलूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे जाने? तो हम ये बोलेंगे कि इसके वर्ब के अंत में ता था लगा हुआ है। वह गया, ये कौन सा टेंस है? तो भी पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे जाने? तो या लगा हुआ है। तो जिस तरह हिंदी के क्वेश्चन में ता था तिथि तेथे लगने से या यही लगने से पास्ट का इंडेफिनिट होता है, उसी तरह यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे लगने से क्या होता है? दी अदर डे लगने से क्या होता है? पास्ट का इंडेफिनिट होता है। तो कहना यहां पर यह है कि ताथा तीती तेथे हिंदी में पकड़ने का तरीका, और ये कह ले कि यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, ये इंग्लिश में पकड़ने का तरीका होता है। ताथा तीती तेथे हिंदी में पकड़ने का तरीका, जिस तरह ताथा लगने से पास्ट का इंडेफिनिट, उसी तरह ये लास्ट लगने से क्या हो जाएगा? ये पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो पास्ट के इंडेफिनिट में हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ भी टू लगाते हैं, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर 3 ऑप्शन डाले गए हैं, सी है, हैव सीन है, सॉ है, यानी तीनों ऑप्शन में V2 कौन सा है? तो सी पहला, सॉ दूसरा, सीन तीसरा होता है। तो आप ये काम करेंगे, ये सॉ में क्या काम करेंगे भाई? आप ये टिक आउट करेंगे SAW, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपकी अगली जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि ही विल डू इट इफ यू डैश हिम, ही विल डू इट इफ यू डैश हिम, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मतलब कुछ अलग टाइप का है, हम आपको समझाते चलते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे इसको। हम जैसे कि इसका तरीका बहुत हम आपको इजी तरीका हम आपको बतला दे, थोड़ा सा आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो सेंटेंस एक साथ आए, हालांकि इस क्वेश्चन के समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका ले चल रहा हूं। जब दो सेंटेंस एक साथ आए और उन दोनों सेंटेंस के साथ अगर इफ आ जाए, अगर उस दोनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट हो, जब होगा तो फ्यूचर का इंडिफिनिट होगा, समझ गए ना? तो जब दो सेंटेंस एक साथ आए और दोनों सेंटेंस के साथ इफ आ जाए, पहले हम इफ की बात करें, हालांकि इसके साथ इफ भी आता है, व्हेन भी आता है, वेयर भी आता है, अनलेस भी आता है, अनटिल भी आता है, उतना दूर आपको जाने की जरूरत नहीं। मेरे क्वेश्चन इफ आया तो हम इफ की बात करेंगे। तो जब दो सेंटेंस एक साथ आए और दोनों सेंटेंस के साथ अगर इफ लगा हो, अगर दोनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस फ्यूचर का इंडिफिनिट होगा, तो जो मेरा रेस्ट यानी ब्लैंक वाला यानी खाली स्थान वाला जो सेंटेंस बच जाएगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। तो कहना यहां पर यह है कि आप ये देख रहे हैं कि सेंटेंस में मेरा एक सेंटेंस इस क्वेश्चन में ही से शुरू है, ईच में जाकर के खत्म है, और मेरा एक सेंटेंस यू से शुरू है, हिम में जाकर के ये खत्म है, और दोनों सेंटेंस के साथ क्या आया है? इफ आया है। अगर ये एक सेंटेंस का ही विल डू इट, अगर ये फ्यूचर का इंडिफिनिट है, तो इफ के बाद वाला जो ये सेंटेंस है इसको हम क्या मानेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट मानेंगे। लेकिन रहा सवाल ये कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में यू के साथ करना क्या है, तो मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बताया हूं कि आई विल दे पीएन में V1 लगाना है, और ही सिचुएशन में करना क्या है कि V5 लगाना है। तो आपको यहाँ पर यू के अनुसार क्या लगाना? V1। तो है पेड, और ये पे है और ये पेज है, तो ये जो PAY है यही मेरा क्या है? ये V1 है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे गौर कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें हम आपको डाउट का क्लियरेंस कर देते हैं। अब जैसे कि मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में ही बी बोर्न इन 1985, और यह है कि हॉर्सेस बी एनिमल्स, और यह लिखा हुआ है कि हर यंगर सिस्टर बी 6 years टुमारो। चलिए इसमें गौर करते हैं। यहाँ पर हम जितना भी इज आर एम वाज वेयर सेल बी सेल विल कह ले आप, इसका जन्म बी से ही हुआ है। अब रहा सवाल, हम ये कैसे जानेंगे कि बी से इज आर एम का जन्म कब होगा, बी से वाज वेयर का जन्म कब होगा, बी से सेल विल का जन्म कब होगा? चलिए गौर से सुनते हैं, हम एक एक करके हम आपको समझाते चलते हैं। तो कहना यहां पर यह है कि अगर बी से प्रेजेंट टाइम का बोध हो, किसका बोध हो बेटा? प्रेजेंट टाइम का, तो बी से इज आर एम का जन्म हो जाएगा। अगर बी से बीते हुए समय का बोध हो तो वहां पर बी से वाज वर का जन्म हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि बी से आने वाले समय का बोध हो तो फिर ये सेल विल का जन्म हो जाएगा। तो ही बी बोर्न इन 1985, उसका जन्म 1980 में हुआ है कि हुआ था कि होगा? आप फैसला करो। उसका जन्म 1985 में हुआ था कि होगा या हुआ है?
तो 1985 जो है ये बीत चुका है, तो किसी बीते हुए समय को इंडिकेट करने के लिए, सूचित करने के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे भाई, वाज वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट ही है तो ही के अनुसार क्या लिखेंगे, हम वाज में टिक आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ हॉर्सेस बी एनिमल्स, घोड़े जानवर थे, घोड़े जानवर है, घोड़े जानवर रहेंगे, क्या होना चाहिए आप लोग खुद फैसला करो। तो घोड़े जिस वक्त दुनिया बनी थी उस वक्त भी ये जानवर थे, आज भी जानवर है, और आने वाली जो हमारी नस्लें होगी वो भी घोड़े को जानवर के रूप में ही देखेगी। जो घोड़े कल भी जानवर थे, आज भी जानवर है, कल भी जानवर रहेंगे। तो अगर 20 वर्तमान समय के अगर बोध होता हो तो वहां पर वाज वर्ब का प्रयोग करना क्या सरासर गलत है। आप यहाँ पर एक काम करेंगे, हॉर्सेज, यानी हॉर्सेज क्या है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम आर लिखेंगे। अब दोनों क्वेश्चन में गौर करें आप, यहाँ पर बी है तो वाज लग गया, और यहाँ पर ये क्या है, हॉर्सेज है, तो यहाँ पर क्या लग गया, ये बेटा आर लग गया। चलिए आगे। हर यंगर सन, यानी हर मतलब उसका, सन माने यंगर मतलब छोटा, सन मतलब पुत्र। फिर से देख लेते हैं, हर मतलब उसका, यंगर मतलब छोटा, सन मतलब पुत्र। उसका छोटा पुत्र यानी उसका छोटा बेटा कल मतलब जैसे मान लिया जाए कि आज मतलब शनिवार है या आज सैटरडे है, कल जो संडे आएगा यानी संडे को उसका बेटा जो होगा वो ठीक मतलब 6 वर्ष का हो जाएगा। या तो यहाँ पर आने वाले कल की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए भाई, यहाँ पर आप ये बिल बी को लगा लेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं, ही डैश हेयर सिंस 1985, ही डैश हेयर सिंस 1985। अब ये जो 1985 है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये क्या है ये भाई, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में हम समय की बिंदु कहते हैं। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ अगर सिंस लग जाए, या मान ली किसी भी समय के साथ अगर फोर लग जाए, तो ये क्वेश्चन मतलब आपको बतला देते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन, V1 प्लस ING और सीन्स फोर का यूज किया जाता है। हालांकि सीन्स फोर की जहां तक बात है ये आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है, लेकिन हमको उतना दूर जाने की जरूरत नहीं, तो इतना ही हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन, V1 प्लस ING लगाना है। अब जैसे कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जी को अगर मान ली एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, तो कोई लड़का ये क्या काम करेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ करके इसमें इज लिविंग को डाल देगा, कोई हैज बीन लिविंग लिखेगा, कोई यहाँ पर या मतलब बीते हुए समय को समझ करके 1985 को मतलब बीता हुआ समझ कर, दोनों को इसको भी गौर कर लेते हैं। 1985 यहाँ पर ये जो 1985 है यहाँ पर सीन्स का यूज किया गया है, और ये सीन्स के कारण क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहाँ पर किसी सीन्स का यूज नहीं किया है, इसलिए क्वेश्चन क्या बेटा, ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना क्या है कि आपको हैज बीन, हैव बीन का यूज करना है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर हैज बीन लिखने के बाद क्या होगा, लिविंग लिखना होगा, हैज बीन लिविंग। तो इस तरह से मेरा ये 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए हम 8वें नंबर की ओर चलते हैं। अब हम 8वें नंबर में हम चल रहे हैं, और यानी आपका कहना है कि सर ये 8वां नंबर को थोड़ा सा फिर समझा दिया जाए। चलिए मैं आपको समझा देता, हालांकि फर्स्ट टाइम तो उसको समझा रहे हैं, ऊपर भी इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको आ चुका है। आप एक बात बेटे पहले बेटा ये गौर कर लो, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह जाता था, वह जाता था। अब ये सेंटेंस क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये सेंटेंस क्या भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर यहां से ये जो था लिखा हुआ है इसको यहां से अगर हम काट करके हटा देते हैं, तो ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर पास्ट का इंडेफिनिट नहीं होगा, क्योंकि था लगने से क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, नहीं लगे तो नहीं होगा। उसी तरह से अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि लास्ट नाइट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर यहाँ सब पर्सन लास्ट नाइट को अगर हम कट करके हटा देते हैं, मिटा देते हैं, तो ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट होगा मगर कब, जब था जोड़ेंगे तब। ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा मगर कब, जब लास्ट जोड़ेंगे तब, यस्टरडे जोड़ेंगे तब। अब दोनों में अंतर क्या, ये था हिंदी में पकड़ने का तरीका हो गया, और ये लास्ट क्या बेटा, ये इंग्लिश में पकड़ने का तरीका हो गया। ये लास्ट लगने से भी पास्ट इंडेफिनिट और था लगने से भी पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता है कि था में और लास्ट वाले में क्या अंतर है, थोड़ा सा कस के बोलिए।
यानी आपका क्या नाम यह है कि सर ताथा लगने, ताथा मतलब हिंदी में पकड़ने का तरीका हो गया, यानी ताथा कह ले या यही कह ले, ये याथा कह ले, ये हिंदी में पकड़ने का तरीका हो गया। जिस तरह ताथा के लगने से पास्ट का इंडेफिनिट होता है, उसी तरह लास्ट, यस्टरडे, एगो, ये सब लगने से भी क्या होता है, पास्ट का इंडेफिनिट होता है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है ये पास्ट का इंडेफिनिट है, लेकिन पास्ट के इंडेफिनिट में करना क्या होता है भाई, V2 लगाना होता है। तो मेरे क्वेश्चन में ये मेरी ऑप्शन जो है यहाँ पर हैज अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव्स, तो ये तीनों ऑप्शन में मेरा ये V2 कौन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, अराइव्ड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की और गौर करते हैं। आई डैश द ताजमहल, इसका ऑप्शन में हैव नेवर विजिटेड और ये लिखा हुआ नेवर विजिटेड। तो कहने का मतलब यहाँ पर हालांकि ये नेवर की जहां तक बात हम करेंगे, ज्यादातर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट या नेगेटिव सेंटेंस में आई बी यूदे पुलर नंबर के साथ आपको हैव नॉट लगाना है, ही सीट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट लगाना है। हाँ, अगर मान लिया जाए कि मेरे क्वेश्चन में अगर नेवर अगर आ जाता है तो फिर हमको नॉट से कोई मतलब नहीं रखना है। तो इस हिसाब से हम क्या काम करेंगे भाई, हम अपनी ऑप्शन में यहाँ पर एक काम करते हैं। ये जो मेरा ऑप्शन है हैव नेवर विजिटेड, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। जिस तरह मतलब है क्या कहते हैं भाई, मतलब है या है, ई है, ये हो, चुका है, चुकी है, चुके हो, जिस तरह मतलब या है, ये है लगने से क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उसी तरह ऑलरेडी, इवन नाउ, जस्ट नाउ, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। नेवर की भी हम बात कर लेते हैं। ये सब लगने से क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि इस हिसाब से आप इसमें ऑप्शन में टिक आउट करेंगे। अगर ये जो नेवर विजिटेड में अगर टिक आउट करेंगे तो फिर ये बनाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दी अर्थ डैश अराउंड द सन। हम आपको थोड़ी देर पहले हम आपको समझाए हैं कि किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को सूचित करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि दी अर्थ डैश अराउंड द सन, यानी मेरे ऑप्शन में मूव है, विल मूव है, मूव्स है, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं, चाहे वो जिस भाषा को बोलने वाले हो, चाहे वो जिस धर्म को मानने वाले हो, सब लोग यही मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो किसी भी सत्य बात को साबित करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को सूचित करने के लिए हम क्या काम करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ, अब रहा सवाल यहाँ पर यह है कि अर्थ क्या सिंगुलर है, पूरे वर्ल्ड में है ना जी, एक ही पृथ्वी की बात हो रही है, एक ही अर्थ की बात हो रही है। तो सिंगुलर नंबर के साथ करना क्या कि V5 लगाना है, और V5 उसे कहा जाता है जिसमें यस या यस लगा हो। तो मैं आपके सामने में दो ऑप्शन रखते, थोड़ा सा गौर करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 मूव्स, सुन रहे हैं ना, MOVES मूव्स। ऑप्शन नंबर 2 है मूव। ये दोनों ऑप्शन में आप किसको V5 मानेंगे, तो बेटा आपका जवाब ये होगा कि सर ये जो मूव्ड है, विल मूव है, मूव्स है, तो आप ये काम करोगे, ये वाले ऑप्शन में टिक आउट करोगे तो ये सही हो जाएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में अगर आप काम करते हो तो फिर ये सेंटेंस आपको बनाना क्या होता है, ये गलत हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ही डैश अ लेटर नाउ, ही डैश अ लेटर नाउ। अब यहां पर एक चीज गौर करते हैं, वह जा रहा है, वह जा रही है। आपसे कोई आदमी सवाल ही पूछेगा तो सिंपल सा जवाब ये देंगे कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे जाने भाई, तो रहा रही लगने से। तो जिस तरह हिंदी के क्वेश्चन में रहा है, रही है लगने से वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, उसी तरह इंग्लिश के क्वेश्चन में नाउ लगने से, टुमारो लगने से, कंटिन्यूअली लगने से, डे टू डे लगने से, डे बाय डे लगने से, ये सारे जो वर्ड्स है इसके लगने से क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो अब ये जो मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करते हैं, हट जाते हैं, थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि ही डैश लेटर नाउ, ये नाउ जिस तरह हिंदी के क्वेश्चन में रहा है लगने से प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, उसी तरह नाउ लगने से क्या होगी, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। नाउ इंग्लिश में पकड़ने का तरीका और रहा है, रही है हिंदी में पकड़ने का तरीका। तो ये नाउ लगने के कारण क्या ये सेंटेंस भाई ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस होता है उसमें ER V1 प्लस ING का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप गौर कर लेते हैं, ये राइट्स है और ये हैज रिटन है। तो इस हिसाब से मेरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन होना चाहिए ये मतलब सही होना चाहिए। आप इस राइटिंग में क्या काम करेंगे भाई, टिक आउट करेंगे। और ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि डिड यू डैश वेल, डिड यू डैश वेल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा, सबसे पहले तो आप ये जान ले कि डिड का यूज कहां पर किया जाता है।
तो डीड का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है, और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब यूज करना शुरू हो जाता है। नेगेटिव कह ले, इंट्रोगेटिव कह ले, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव कह ले, या डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात अगर कर ले तो डीड का प्रयोग वहां पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मेन सेंस यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर डीड के साथ क्या लगाने वाले हो भाई। आप V1 लगाओगे या V2 लगाओगे या V1 प्लस ING लगाएंगे या V3 लगाएंगे। तो आपका जहां तक ख्याल है, मैं भी ये समझ रहा हूं कि आप लोग इसका जवाब क्या देंगे कि सर डीड के साथ तो V1 का यूज किया जाता है। बहुत अच्छा, तो मेरे ऑप्शन में यहाँ पर स्लीप है, ये स्लेप्ट है और ये आर स्लीपिंग है। तीनों ऑप्शन में ये V2 सॉरी ये V1 कौन हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, स्लीप में टिक आउट करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ही डैश द एग्जाम इन 1980, ही डैश द एग्जाम इन 1980। मेरे ऑप्शन में पास है, पास्ड है, यानी वह 1980 में परीक्षा पास करेगा, या वो 1980 में परीक्षा पास किया था। ऑप्शन नंबर 3, वह 1980 में परीक्षा पास कर चुका है। तो किसी भी बीते हुए समय को सूचित करने के लिए हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो सीधी सी बात है कि पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस कह ले या अफर्मेटिव सेंटेंस कह ले, आपको करना क्या है कि V2 का यूज करना है। तो यहाँ पर करना यहाँ पर यह है कि मेरे ऑप्शन में ये जो पास्ट है यही मेरा क्या है बेटा, ये V2 है, इसमें टिक आउट करेंगे। लेकिन सामने से मेरे एक विद्यार्थी जी का जवाब ही आ रहा है कि सर थोड़ा सा हम आपसे एक सवाल ये पुट करना चाहते हैं। बेटा कस के बोलो, क्या सवाल है आपका, फिर से रिपीट कीजिए, क्या सवाल है। ओ यानी आपका कहना यहाँ पर यह है कि सर ये पास्ट जो होता है ये इसको V2 कब कहा जाएगा, V3 कब कहा जाएगा। बेटा बहुत अच्छा सवाल है, बैठ जाइए। चलिए थोड़ा शांति बना के रखिए कि आपके और सारे स्टूडेंट को, आपके और सारे फ्रेंड्स को सीखने का मौका मिले। अगर पास्ट के पहले हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, वुड हैव, अगर ये सारे अगर वर्ड्स का यूज अगर किया जाए, हेल्पिंग वर्ब का अगर प्रयोग किया जाए, तो फिर हम पास्ट को V3 बोलेंगे। अगर पास्ट के पहले न हैज हो, न हैव हो, न हैड हो, न शैल हैव हो, न विल हैव हो, न मे हैव हो, न माइट हैव हो, न शुड हैव हो, न मस्ट हैव हो, नाउ टू हैव हो, तो ऐसी परिस्थिति में इसको क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर हम V2 बोलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पास्ट लिखा हुआ है, ये वाले पास्ट के पहले हैज, हैव, हैड कुछ नहीं है, इसलिए इसको हम V2 मानेंगे। लेकिन ये जो पास्ट लिखा हुआ इसके पहले का ये हैज लगा हुआ है, इसलिए हम क्या मानेंगे, इसको V3 मानेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ये क्वेश्चन मतलब कई एक मर्तबा पूछा जा चुका है, फिर भी हम आपको इसको डाल दी ताकि आपको फिर से ये रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाए। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, इस क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्वव्यापी सत्य, पूरे वर्ल्ड के लोग ये मानते हैं कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, या आप यूं कह लें कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति थी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होगी। तो फिर ये कहना सरासर गलत हो जाएगा कि किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को मतलब सूचित करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें तो ना तो ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया, ना इंट्रांजिटिव वर्ब का, इसमें डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। तो इस हिसाब से क्या काम करेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप यहाँ पर इसको टिक आउट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि दी ट्रेन डैश एन आवर एगो, फिर वही बात है, वह जाता था, वह गया, दोनों कौन सा टेंस है भाई, वह जाता था, ताथा लगने से ये पास्ट के इंडेफिनिट, वह गया इसमें या लगने से ये पास्ट के इंडेफिनिट। जिस तरह ताथा लगने से या लगने से पास्ट के इंडेफिनिट, उसी तरह यहाँ पर एगो लगने से, ए जियो एगो लगने से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ताथा हिंदी में पकड़ने का तरीका और ये एगो पास्ट इंडेफिनिट में इंग्लिश सेंटेंस को पकड़ने का तरीका। अगर इस क्वेश्चन में एगो नहीं होता तब इस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पर पास्ट इंडेफिनिट के आधार पर नहीं बनाते, यानी हम V2 का यूज नहीं करते। तो आप ये काम करोगे, यहाँ पर ये मतलब लीव्स, ये लेफ्ट और ये हैज लेफ्ट, तो ये V2 हो जाएगा। हालांकि लेफ्ट यहाँ पर भी है, ये जो लेफ्ट है ये हैज होने के कारण ये V3 है, लेकिन इस लेफ्ट के पहले ना हैज, हैव, हैड कुछ नहीं, इसलिए क्या ये V2 है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे, मेरे चैनल जेरन इंग्लिश रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही।